हाँ जी बेटा जी, तो कॉस्ट के आरटीपी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम तक 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन प्रोसेस में से है। अब प्रोसेस का ये सवाल वैसे तो आप सबने किया होगा, बट फिर भी गो थ्रू बनता है कि देख लेते हैं क्या है। कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट विच पासिस थ्रू दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 40,000 कंपोनेंट्स, मटेरियल फॉर 40,000 कंपोनेंट वर पुट इन प्रोसेस वन। इनपुट हो गया प्रोसेस वन का। इसमें से 30,000 कंप्लीट है, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू हो गए। Those not transferred to process 2 were 100% complete as regard material and 50% as regard labor overhead। और जो ट्रांसफर नहीं हुए वो बेसिकली जी 100% कंप्लीट है एज रिगार्ड मटेरियल, तो लेबर ओवरहेड में 50% है। कॉस्ट इनकट बता रखी है कि कितनी कितनी है। ठीक है, तो ऐसे कोई मुश्किल वाला इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर अब जो ट्रांसफर हुए थे प्रोसेस टू को, आपको याद होगा ये 30,000, ये उनकी बात हो रही है। उस 30,000 में से क्या होगा? ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 28,000 वर कंप्लीटेड। देयर वाज ए नॉर्मल लॉस ऑफ 200 और 1800 यूनिट डब्ल्यूआईपी में पड़े हुए हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस टू भी बताया हुआ। अब इसमें पॉइंट होता था पैकिंग मटेरियल का। पैकिंग मटेरियल किसके लिए इनकर होता है सर? जो यूनिट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। पढ़ के देखें। पैकिंग मटेरियल इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस एज प्रोटेक्टिव पैकिंग टू द कंप्लीटेड यूनिट्स। तो ये ध्यान रखना होता है कि जब आप सेकंड प्रोसेस में होंगे तो आप गलती से भी पैकिंग मटेरियल डब्ल्यूआईपी पे ना लगा दें। बाकी एक बार सोल्यूशन गो थ्रू हो जाए। ये प्रोसेस वन का इक्वलेंट है, बहुत ही सिंपल। 40,000, 30,000 और 10। नॉर्मल मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50। इसके अकॉर्डिंग जी हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। नालायक पार्टियां, सर कौन सा मेथड लगेगा, फीफो या एवरेज? भैया मेथड तब लगते हैं जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो, या ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं है। अब इधे बेस पे प्रोसेस वन हो जाएगा आपका बहुत ही इजीली। अब हम गए जी प्रोसेस टू में। 30,000 यूनिट आए, 28 कंप्लीट, 200 नॉर्मल, बाकी ये इक्वलेंट इसकी भी एन रेडीमेड ही है। बस अब ध्यान क्या रखना है, समझना। एक तो जो पिछले प्रोसेस से यहाँ आया है वो इसका बेसिक मटेरियल है। ये देखो, ये 30,000 यूनिट 14,70,000 रुपए के, ये 30 लाख। ये अगर आप बाहर से खरीदते तो आप यदि कॉस्ट की वैल्यू करते हैं। घर से बनी हुई चीज की कई बार वैल्यू नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना। ये मेन कॉस्ट यही है, यही मेन मटेरियल कॉस्ट है। तो ये तो आपको यहाँ दिखेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। लेबर की भी दिख रही है, ओवरहेड भी दिख रहे हैं। अब जो पैकिंग मटेरियल होता है वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, बट प्रोसेस में दिखेगा। और जब आप इवेल्युएट करेंगे जो ये आपके कंप्लीटेड यूनिट आए हुए हैं, ये वाले, इनकी जितनी भी वैल्यू बनेगी उसके साथ वो पैकिंग मटेरियल जोड़ देना। ये पॉइंट है सर। ये चीज़ है इसके अंदर जो बहुत आराम से देखने वाली है, और इसमें कुछ भी नहीं। मतलब जिस बच्चे ने कर रखा उसे पता होता है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसे मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में नहीं लेना, बट जब स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बनानी है तो मैंने एफजी की वैल्यू में उसे ऐड कर देना है, ताकि वो सिर्फ एफजी में जाए। और आप ज़्यादा होशियारी लाल बनते हो और यहाँ पे पैकिंग मटेरियल भी जोड़ देते हो, फिर इन यूनिट से डिवाइड करते हो, तो पैकिंग मटेरियल डब्ल्यूआईपी में भी जाने लग जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। तो ये तो एक रिपीट क्वेश्चन है। बाकी जी है फिर नया क्वेश्चन अगले वाला। अच्छा क्वेश्चन डाला है जी, इसको लगाएं स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार ही स्टार लगा लें, क्योंकि इसको करते हुए तो आपको कुछ ख्याल इधर उधर के आ सकते हैं। नव्या एलएमवी प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स कैब स्लैश कार रेंटल सर्विस इन दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर रीजन में ये कंपनी कैब सर्विस चला रही है। इट प्रोवाइडेड सर्विस टू द ऑफिसेस ऑफ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। बहुत ऐसी कंपनियां वहां पे मिलती हैं जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी बेसिकली एमएनसीज को दे रही होती हैं ज़्यादातर। At present, it operates CNG fueled car, but it also considering to upgrade into EV. EV culture है आजकल, तो क्वेश्चन भी उसी पे आ गया। The detail related with owning of CNG and EV propelled cars are tabulated below। अभी प्रेजेंटली ये सीएनजी वाली गाड़ियां चला रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ईवी व्हीकल्स खरीदे जाए, तो इनके पास दोनों अवेलेबल है डाटा। सीएनजी गाड़ी, ईवी कार। सीवी कार प्रेजेंटली महंगी है तो इन्होंने महंगी ही दिखाई है। सब्सिडीज वगैरह कई जगह पे अवेलेबल है, सब्सिडी दिखा दी है।
लाइफ ऑफ कार इसकी 15 ईयर, उसकी 10 ईयर्स। और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। रेजिडुअल वैल्यू बता दी गई है। माइलेज सीएनजी में 20 किलोमीटर पर केजी ऑफ सीएनजी। इसमें 240 किलोमीटर एक बार चार्ज कराने से। इसकी जो कंजम्पशन है एक चार्ज में 30 किलोवाट है। सीएनजी की कॉस्ट पर केजी बता दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 रुपए लगा के 240 किलोमीटर चल सकता है। गेम तो ईवी में सारी यही है। 30 किलोवाट है, सॉरी 30 किलोवाट कहूंगा अभी उसे, क्योंकि अभी उसकी कॉस्टिंग कूस्टिंग नहीं आई है। कॉस्टिंग ये रही 7.6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा सर। बट फिर भी सर देखिए 30 × 7.6 पर किलोवाट, 30 × 7.6, 228 रुपये। 240 किलोमीटर चल जाएगा 228 रुपये खर्च के, तो लेस देन 1 रुपी है। ठीक है जी। फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट दी हुई है। अब जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ये तो भाई ये है, टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 5 ईयर्स। टायर रिप्लेस होंगे कहता हर 5 साल बाद। लाइफ यहाँ 15 साल है, उसमें 10 साल है, तो 5 साल बाद रिप्लेस होंगे। अभी 5 साल तो नहीं होंगे, फिर 5 साल खत्म होंगे वहां हो जाएंगे। 15 साल के लाइफ साइकिल में एक बार और 5 साल खत्म होंगे, वहां भी रिप्लेस करा देना। पर अगर 10 ईयर का लाइफ साइकिल है तो 5 साल बाद रिप्लेस होंगे, 10 ईयर पे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो देखना होगा कि कितनी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 8 ईयर्स। इस गाड़ी की 12,000, उसकी 5,40,000, उनमें गेम ही बैटरी की है। ठीक है, तो ये भी देखना होगा कि लाइफ साइकिल में कितनी बार ये रिप्लेसमेंट हो सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन अ मंथ। कितना डिस्टेंस कवर होगा, ड्राइवर साहब की क्या सैलरी रहेगी, गैरेज का रेंट पर कार क्या होगा, शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड पर कार क्या होगा। अब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बनानी है व्हीकल की पर मंथ पर कार। दोबारा देख लें, पर मंथ पर कार, सीएनजी वाले मॉडल की भी और ईवी वाली ऑप्शन की भी। तो बहुत ही अच्छे से एक एक चीज इस सोल्यूशन की समझना बहुत अच्छा बनाया है इंस्टीट्यूट ने। पर कईयों को डाउट आ सकते हैं, इसलिए समझना उनकी फर्ज बनता है। पहला नोट इन्होंने दिखाया कि डेप्रिसिएशन पर मंथ ले आते हैं। ईवी वाली गाड़ी में सब्सिडी भी है तो सब्सिडी भी माइनस की गई, रेजिडुअल वैल्यू तो करनी ही थी। लाइफ आ गई, लाइफ से डिवाइड करके एनुअल डेप्शन आ गई, फिर उस डेप्शन को पर मंथ कर दिया गया। बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हर महीने की बताई जा रही है। गाड़ियां जिस तरह बताया गया था कि 1500 किलोमीटर चलेंगी, 1500 किलोमीटर अगर चलती हैं तो आपको 20 की एवरेज पर केजी ऑफ सीएनजी में, और यहाँ 240 किलोमीटर पर रिचार्ज टाइप चार्ज टाइप, तो कितना कितना किलोवाट और कितने कितने चार्ज आपको चाहिए होंगे वो पता चलना शुरू हो गया। इतने किलो सीएनजी चाहिए होगी। देखो ना बेटा, 1500 किलोमीटर चलानी है, 1 केजी सीएनजी से 20 की एवरेज आ रही है। अगर किसी तरह का डाउट या शक है तो भाई क्वेश्चन ही ठीक तरह से पढ़ लें, यही कहा जा सकता है। ठीक है, तो 7.5 आ गया, 240 से डिवाइड आ गया। अब आ गई जी आपकी कॉस्ट। कॉस्ट इससे मल्टीप्लाई करके इतना, इससे मल्टीप्लाई करके इतना, पर मंथ कॉस्ट इतनी इतनी आ चुकी है। बोलो भी ओके। यस सर। अब अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट, इस पे बहुत ध्यान देना। सीएनजी गाड़ी 15 साल चलने वाली है, पहले तो टायर नहीं है अभी, 5 साल बाद बदलेंगे। ठीक है, 5 साल बाद एक बार टायर बदल दिए, 10 साल बाद फिर बदलेंगे। 15 साल बाद तो गाड़ी बदल देनी है, 15 साल बाद टायर नहीं बदलने। तो इसका मतलब अभी तो नहीं है, एक बार यहाँ बदलने, एक बार यहाँ, पहली रिप्लेसमेंट टायर की यहाँ, दूसरी यहाँ। अब कहने को 15 नहीं सर, यहाँ किस लिए, अब तो गाड़ी छोड़ दी हमने, तो 2 बार टायर रिप्लेस होंगे। ईवी गाड़ी की लाइफ थोड़ी कम दिखाएगी, 10 ईयर दिखाएगी, तो उसमें पहले तो नहीं है, पहले साल तो 5वें साल के एंड पे पहली रिप्लेसमेंट होगी, 10वें साल के एंड पे दूसरी रिप्लेसमेंट कराने की लोड ही नहीं है। 10 साल की लाइफ है, तो इसमें एक रिप्लेसमेंट, उसमें इसमें 2 रिप्लेसमेंट, सॉरी उसमें एक। आपकी टायर्स की जो कॉस्ट है वो सिंपल ही है, 16,000 रुपये है। 4 टायरों की कॉस्ट या आप जिस तरह भी लगाएं, 16,000 रुपये एक बार में, इसमें भी 16,000, यहाँ 2 बार रिप्लेसमेंट है, यहाँ एक बार। अब इसके बाद इन्होंने अमोर्टाइज कॉस्ट पर ईयर निकाला, मतलब कि 32,000 रुपये का खर्चा टायरों पे और होना।
ओवर दी 15 ईयर पीरियड, और 16,000 रुपये खर्चा 10 साल के लिए। सोच समझो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि जो इसके खर्चे इसकी लाइफ साइकिल में होने हैं उन्हें एवरेज कर देते हैं, उनका बर्डन हर साल को डाल देते हैं। अब जैसे ये 15 साल है, आप अच्छे से चेक करो, 32,000 डिवाइड बाय 15, 2133.33, और जो ईवी व्हीकल है उसमें 16,000 डिवाइड बाय 10, मतलब कि इतनी टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एनुअल पड़ेगी हमें एक तरह से। इसमें आपके दिमाग में कुछ और आ सकता है, मैं बाद में वो भी बताऊंगा। फिर इसे पर मंथ भी किया गया है, डिवाइड बाय 12 करके। इसी तरीके से इन्होंने बैटरी को संभाला। 15 साल का लाइफ साइकिल इसका, 10 साल का, 8 साल बाद बैटरी बहुत पुरानी हो जाएगी, तो वन टाइम रिप्लेसमेंट ही चाहिए बस। 12,000 रुपये की बैटरी, इसकी 5,40,000 की, डिवाइड बाय 15, 800, डिवाइड बाय 10 इतना, फिर पर मंथ हो गया। ये इंस्टीट्यूट ने इस तरह किया है कि जो भी खर्चे होने हैं ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ दिस कार या कार्स, उन्हें एनुअलाइज कर लिया। अब आपका दिमाग उस दिन मान लो ज़्यादा घूम गया, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं यार देखो, टायर तो जब हमने नई कार खरीदी है, न्यू कार खरीदी है, ये जो कॉस्ट पे की है, जिस पे हमने डेप्शन लगाई है, इसके अंदर भी तो टायर होंगे। बिल्कुल जी, टायर क्या बैटरी भी है। तो सर ये तो फिर अलग कर लेना चाहिए था, 9,20,000 में से टायर अलग कर लेते, बैटरी अलग कर लेते, और पहले टायर्स की जो भी कॉस्ट होती है उसे डिवाइड बाय 5 करते, बैटरी की डिवाइड बाय 8 करते, रिमेनिंग कार की कॉस्ट को लाइफ टाइम में डेप्रिशिएट करते, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, जिसका जिक्र भी आता है पीपीई वाले एएस और एस में। सर वो फिर आप ध्यान से सोचो कि चलो आप ऐसे चल पड़े, आप अपनी एक राह अलग बना रहे हैं, ठीक है बना रहे हैं, अब जड़ी बैटरी 8 साल बाद रिप्लेस होगी और गाड़ी आगे 2 साल ही चलेगी तो वो ओदा बर्डन तो आप बिल्कुल आखिरी 2 ईयर में तो कॉस्ट ही बिल्कुल इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी उस वजह से। मतलब कि ऐसे वाले बंदे की अलग अलग ईयर के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट आने वाली है। इंस्टीट्यूट ने ये काम नहीं किया। इंस्टीट्यूट कहता नहीं, जो भी खर्चे होने लाइफ साइकिल के अंदर, उनका ऑन एन एवरेज इफेक्ट लेना ठीक है। ठीक है जी। बाकी डिपेंड्स, क्योंकि जो ये बैटरी है वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगी ईवी के केस में, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा फिर खर्चा आप डालोगे बैटरी का, और फर्स्ट 8 इयर्स में बहुत कम डलेगा। अब कई नालायकों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा करना भी चाहें तो फिर ये कैसे हो सकता है। बेटा जब बंदा बर्बाद करने पे आ जाए वो बर्बाद कर देता है, उसको कैसे हो सकता नहीं चाहिए होता। उसने इसमें बैटरी और टायर की वही कॉस्ट मान लेनी है जो बाद में रिप्लेसमेंट के वक्त दी हुई है। बात समझ रहे हो? तो उसने अपनी राह पे चल पड़ना है। तो प्लीज ध्यान रखना, इन रिप्लेसमेंट्स का एनुअल इफेक्ट ही लें। अगर ऐसा आप करते हो देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन जी, अदरवाइज कहानी बिगड़ सकती है। अब देखो जी, उसने गैदर करना शुरू कर दिया इस सबको, फ्यूल कॉस्ट डाल दी पर मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट में, रनिंग कॉस्ट में आ गई फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट में एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइड बाय 12, ये मैं चेक करा दूं आपको कि कहाँ से लाया ये रही, इसको डिवाइड बाय 12 ही करना, नथिंग एल्स। इंश्योरेंस कॉस्ट की भी डिवाइड बाय 12 ही किया गया है, टायर और बैटरी आई चुकी है, डेप्शन आई चुकी है फिक्स कॉस्ट में। अब ड्राइवर गैरेज और ये सब दिए हुए हैं सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ख्याल इधर उधर हो जाए तो क्वेश्चन बिगड़ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन कोई इतना भी औखा नहीं है। ठीक है। अगला जड़ा सवाल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट डी इज 50 यूनिट पर आवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। 50 यूनिट पर आवर बनते, 100 बंदा जब काम करता। इन अ 40 आवर वीक डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1920 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी। 40 आवर वीक में 1920 यूनिट बने, ऐसा बोलना चाहता है। डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अब जो रेट है उसके बारे में बात करते हैं। द आर्ली वेज रेट वर पेड 12.2, 12, 11.4 टू द ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ 10 वर्कर, बी सी कंसिस्टिंग इतना इतना। स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर इज सेम फॉर ऑल वर्कर्स। स्टैंडर्ड वेज रेट कहता है जी पर लेबर आवर सेम है, और जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो इतना। थोड़ा सा तो ट्रिकी है, ध्यान से समझना।
इसने आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है, आपको कहा हुआ है कि आप लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, गैंग वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस सब निकाल दो। जब इन्होंने ये बोला था कि 50 यूनिट पर आवर बनते हैं और 100 वर्कर्स की टीम है, 100 वर्कर्स की टीम ये बनाती है जी 50 यूनिट पर आवर, उससे हमें अंदाजा तो हो गया था कि एक तरह से 100 घंटे हो गए जो 50 यूनिट बनाएंगे, एक तरह से 100 बंदा काम कर रहा है। अब 40 आवर वीक में डिपार्टमेंट ने इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया है 1920। बाकी जी आपका लेबर एफिशिएंसी आपके सामने है। जब इन्होंने पेमेंट की तो एक्चुअल रेट तो डिफरेंट दिखा दिए, एक्चुअल रेट तो डिफरेंट बिल्कुल दिखाए हुए हैं, पर ये भी कह दिया कि जो स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आ रहा है वो सेम फॉर ऑल वर्कर है। पर सर वो सेम वाला है कहाँ, मतलब सेम रेट है कहाँ? सर इशारा तो लेबर एफिशिएंसी की तरफ ही है, वहीं से आ सकता हो। एलईवी दी हुई है, एलईवी 480 फेवरेबल है, यहाँ होता होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ब्रैकेट में होता होता है स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड, ये निकाला जा सकता है। ये ऑलमोस्ट दिया हुआ एक्चुअल टाइम वर्कड, तो स्टैंडर्ड रेट तो पहले यहाँ से लाना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। बाकी आप देखो आईसीआई क्या कर रहा है। कहता व्हेन 100 वर्कर वर्क फॉर 1 आवर द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50 यूनिट। मतलब 100 बंदे 1 घंटे के लिए काम करें तो पेमेंट के एंगल से तो 100 घंटे हो गए, तो 50 यूनिट बनते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 2 घंटे आ गया। अब एक्चुअल आउटपुट का स्टैंडर्ड टाइम बना इतना 3840 घंटे, बिल्कुल सही बात। फिर उन्होंने एक्चुअल कॉस्ट आपके सामने लिखनी शुरू कर दी, कहते बेटा देखो ये इतने वर्कर हैं, ये इतने वर्कर हैं, यहाँ इतने आवर्स हो गए 40 आवर्स के हिसाब से, यहाँ 40 आवर्स के हिसाब से इतना हो गया, ये रेट दिए हुए हैं। अब आइडल टाइम है 5%, आइडल टाइम 5% है, तो ये आइडल टाइम लेस हो गया, ये आवर्स वर्कड आ गए, आवर्स वर्कड आ गए, बिल्कुल सही बात है। अब आप लेबर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा दो तो कहानी आपकी मुट्ठी में होगी। एलईवी 480 फेवरेबल दिया हुआ, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आपको पता है 3840, तो यहाँ हमने 3840 पुट कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 3840, एक्चुअल टाइम आपको पता है 3800 है, ये है 480, ये भैया स्टैंडर्ड रेट निकालना है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज, सर टोटल लेबर एफिशिएंसी नहीं दी हुई है, क्योंकि टोटल लेबर एफिशिएंसी तो टाइम पेड पे बेस्ड होती है। बेटा टाइम पेड पे बेस्ड बिल्कुल होती है, पर आपके सामने तो लिखा हुआ है कि एलईवी है, अब आप टोटल क्यों ज्यूम करी जा रहे हो? तो ਇਹਦੇ बेस पे ਜਿਹੜਾ स्टैंडर्ड रेट है वो 12 रुपये पर आवर आ जाएगा, 12 रुपये पर आवर का स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, और आप अपने बाकी के ਜਿਹੜੇ वेरिएंस वूरियंस है वो निकाल सकते हैं ਇਹਦੇ बेस पे, जैसे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट 3840 × 12 माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 46720, तो 640 एडवर्स आ जाएगा। फिर इसके बाद जी आप लेबर रेट वेरिएंस निकाल सकते हो, एक्चुअल आवर्स वगैरह देखेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद टोटल गैंग वेरिएंस, सर ये टोटल गैंग वेरिएंस पूछ लिया, मतलब लेबर मिक्स वेरिएंस कंबाइंड पूछ लिया हुआ है, तो सर ये यहाँ से उठा लेते हैं। देखो जी ये आपके पास जो आवर्स वर्कड है ये दिए हुए 3800। अब नंबर ऑफ वर्कर कैटेगरी वाइज आपको बताए हुए हैं इतने इतने वर्कर और ऐसे ऐसे पे हुआ, तो जब आप गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस निकालते होते हैं तो मैं आपको ना लेबर इसमें पहले फॉर्मूला याद कराता हूँ कैसे, टोटल वाला कहते हो, टोटल वाला याद करा देता हूँ। यहाँ हम ऐसे कहते होते हैं टोटल आवर्स वर्कड डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स,
into standard labor cost of standard mix minus standard labor cost of actual hours worked इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। ये ऐसे होता है कि ए बी सी तीन कैटेगरी के वर्कर 10, 20 और 30 काम करेंगे, स्टैंडर्ड रेट ये होंगे। इससे ये चीज स्टैंडर्ड आवर्स और ये तक पहुंचते हम। फिर बाद में कहते हैं नहीं जी ए कैटेगरी के तो 15 वर्कर हो गए, इसके जी 15 हो गए, लास्ट वाले में 30 ही। प्रपोर्शन चेंज हो जाता है। फिर ये जो ये वाला हिस्सा ये बताता होता है कि जो प्रपोर्शन चेंज हुआ है उस हिसाब से अगर स्टैंडर्ड रेशियो में लाते उन आर्स को तो क्या कॉस्ट होती। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने तो ये लिखा है कि 100 वर्कर लगे हुए हैं, बस 40 घंटे काम करते हैं हफ्ते में। और फिर जब आर्ली वेज रेट पे हुआ है तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इतने इतने वर्कर हैं। अब इसमें ये जो ग्रुपिंग है, इसमें स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन क्या है और एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है ये तो दिया ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन दी है। मतलब अगर आप दिमाग से सोच रहे हो कि भाई ये देखो ना, ये लिखा। अब ये थोड़ा ना लिखा कि इनकी स्टैंडर्ड रेशियो क्या थी। तो उस वजह से बड़ा अच्छा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के। आईसीआई ने क्या कहानी बनाई, फॉर्मूला पूरा लिख दिया, आंसर जीरो निकाला मिक्स वेरिएंस का। पहली बार हुआ होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि आंसर जीरो आ रहा है। अब कहानी क्या है, कहता है एज द नंबर ऑफ वर्कर इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज सेम देयर इज नो डिफरेंस इन मिक्स रेशियो। तो जो गैंग वेरिएंस है वो नील आएगा। मतलब जैसा आपका स्टैंडर्ड नंबर था वैसे ही आपका एक्चुअल नंबर है वर्कर का। अब जब मिक्स चेंज ही नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, मिक्स चेंज ही नहीं हुआ तो मिक्स वेरिएंस कहाँ से आएगा। फॉर्मूला जेड़ा मर्जी जहां मर्जी से लगवा लो। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर अगला टोटल लेबर यील्ड वेरिएंस पूछा हुआ। टोटल लेबर यील्ड वेरिएंस इसको भी हम अपने तरीके से करते हैं। इसमें हम ऐसे कहते होते थे स्टैंडर्ड एवरेज रेट पर आवर, ब्रैकेट में आता होता है टोटल स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम माइनस टोटल एक्चुअल टाइम वर्कड। तो स्टैंडर्ड एवरेज रेट तो 12 ही आएगा। अब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 3840। एक्चुअल टाइम जो वर्कड है वो है जी 3800। ਇਹਦੇ बेस पे जी आप अपना यील्ड वेरिएंस निकाल सकते हो। अब इसके अलावा आपका जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो यहीं से आ जाता है कि भाई लाइक 4000 में से 3800 घंटे ही काम हुआ है, 200 घंटे वेस्ट हुए हैं 12 रुपए के हिसाब से, आइडल टाइम वेरिएंस भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो पहले ही पूरे आरटीपी एज ए होली तारीफ कर दी थी कि भाई अच्छा आरटीपी है इस बार का, लाइटली ना ले, फंसेंगे बुरे फिर। इसके बाद अगला जड़ा सवाल है वो थोड़ा थोड़ा लगता है कि भाई पहले ये बजट्री सीवीपी में कर रखा है, बाकी देख लेते हैं। उसके बाद बजट्री वाला सवाल तो काफी तगड़ा है, काफी ज्यादा। ठीक है जी, बात करते हैं सारी की सारी। A Limited manufacture three products and following information have been collected from the books of accounts. Sale mix, selling price, variable cost, total fixed cost, total sales. तो ये तीन प्रोडक्ट हैं। इसमें आप देख सकते हो, आपको सेल मिक्स में वेटेज भी पता है इनकी, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कंपनी हैज़ बीन अंडर अ डिस्कशन, कहते हैं जी प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू। ये बंद करने की सोच रहे हैं, और ओदी जगह लाने की सोच रहे हैं एम। मतलब इसे डिसकंटिन्यू करके इसी जगह एम ले आते हो। अब एस टी और एम हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, ये वाला प्रपोर्शन भी थोड़ा चेंज होता हुआ देखें, एम यहाँ आएगा। फिर सेल्स कितनी होंगी वो भी दिया हुआ है। कहता पीवी रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, तो ब्रेक इवन सेल निकाल दो एग्जिस्टिंग की। फिर जी यही सारी चीज़ें कर दो नए प्रोडक्ट मिक्स की। टाइम पास क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी सीवीपी आता हो हर बंदा कर सकता है। तो पहले तो भाई इन्होंने अपना स्टाइल, कॉन्ट्री, पीवी
फिर जी वेटेड पीवी रेशो लगा लुगू के फिर बना के इस पे लगाया। सर ऐसे भी चलो हो जाएगा, मैं बना नहीं करता, पीवी रेशो तक समझ आ रहा है। सेल मिक्स में इन प्रोडक्ट्स की क्या वेटेज है वो भी समझ आ रही है। तो इन्होंने वेटेड पीवी रेशो निकाल ली, ये वेटेड पीवी रेशो सीधा सेल पे लग गई। अब अपना कोई स्टूडेंट जेड़ा है वो इसको ना समझ पा रहा हो, तो मैं उसको एक एक चेक करा देता हूँ। अगर भाई तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो। ये देखो, ये सेल 120 लाख यहाँ लिख लो। ठीक है, 120 लाख की सेल यहाँ लिख दिया आपने। STU यहाँ लिख लो, STU। अब इस सेल में वेटेज देखी जाओ, 25% वेटेज एस की है, तो 25% इसका होता है जी 30 लाख। दूसरे की वेटेज है 35%, 120 का 35%, ये होता है 42 लाख। फिर ये होता है 48 लाख। यहाँ है जी पीवी रेशो। पीवी रेशो पीवी रेशो जी आपके इस केस में 50 50 और 40 है। 50 50 ते 40, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 21 19.2। 15 21 19.2, ये आ गया जी कंट्री टोटल। लेस कर लो TFC। TFC आपका जी 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए का TFC इसमें से लेस कर देते हैं, तब भी तो प्रॉफिट 19.2 आ ही जाता। वेटेड पीवी जो नहीं समझ आ रही या नहीं लगानी तो ऐसे कर लो भाई। फिर इसका जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, उस वक्त सर आप फिर अगर मान लो इस टेक्निक से गए हो, तो आप इससे मतलब टोटल कंट्री डिवाइड बाय टोटल सेल करके इस सेल मिक्स की पीवी रेशियो तो निकाल ही लोगे ना। जब सेल मिक्स की पीवी रेशियो आ जाएगी, ਉਹਦੇ बेस पे द ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब प्रपोज सेल मिक्स में कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो रहा है, उसकी जगह नवा आ रहा है, सेल भी ज़्यादा है, तो वो सॉल्व करना वो हो जाएगा सर, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बजटरी कंट्रोल का जरा क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें वर्डिंग थोड़ी ऐसे छुपा छुपा के आगे आगे बना बना के लिखी है कि भाई थोड़ी सी दिक्कत तो इसमें आ ही सकती है किसी को भी। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से इसे समझना क्या कहता है। Maharatna Limited is a public sector undertaking, produces a product A. Company is in a process of preparing its revenue budget for the year 22. ठीक. Company has a information which can be useful. It has anticipated 12% growth in sale volume from year 2021 of 420। मतलब 420 की सेल है, उससे इन्होंने जी प्रिडिक्शन की है कि भाई लाइक 12% ग्रोथ रहेगी सेल वॉल्यूम से। आप देख सकते हो यहाँ पे 420 टन्स है। मैं साथ साथ यहाँ चेक कराना शुरू कर देता हूँ। इन्होंने जो बजट बनाया फ्लेक्सी बजट, उसमें पुराना डाटा नया डाटा दोनों दिख रहे हैं, तो ये 12% अप करके यहाँ लिख दिया ताकि हमें साथ साथ ही समझ आ जाए पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस इज 23,000 पर टन, विल बी इंक्रीज बाय 10% प्रोवाइडेड होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज बाय 5%। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज 23 रहेगा। अभी के लिए चेक करते हैं, यहाँ 23 को टिक कर लेते हैं, यहाँ का हमें पता नहीं क्योंकि हमें इन्फ्लेशन का पता नहीं अभी क्वेश्चन में। टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ प्रोडक्ट ए, 2.3 ton ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 4500 पर टन। ये भी बढ़ने वाली है अगर ये WPI बढ़ गया। अच्छा, पिछले साल में तो चेक करते हैं, 420 इंटू 2.3 लगा होगा, इंटू 45 लग गया होगा। चेक, ये देखिए जी, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बताया गया 420 इंटू 2.3, ये पर इस पे प्राइस लग गया होगा, तो इससे टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट लैक्स में आपके सामने आ चुकी है, इतने इतने लैक्स। और सुनते सर वो इन्फ्लेशन का बता देते सर, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन इज 4%, बस बात खत्म। फिर भाई वो दोनों हाइक्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, प्राइस यही रहेगा। और इसमें क्वांटिटी तो बदलेगी क्योंकि टनेज बदली हुई है, ये देखो, ये तो इस पे लगेगा, पर रेट यही रहेगा। यहाँ तक का तो बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या कहानी बनाई गई है, किस तरह की कहानी है, सारी समझनी है। कहता है टोटल 6000 एम्प्लॉय काम करते हैं यहाँ पे,
6000 एम्प्लॉय वर्क फॉर अ कंपनी वर्क्स 26 डेज इन अ मंथ। 85% ऑफ एम्प्लॉय परमानेंट ही है, बड़ी तादाद। गेटिंग ए सैलरी एज पर 5 year wage agreement। अर्निंग पर मैन शिफ्ट मीन्स एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर आवर्स ऑफ 8 shift is 3000 excluding the terminal benefits। न्यू एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई। तो 15% का वहाँ इंक्रीज आ जाएगा। तो भाई अर्निंग पर मैन शिफ्ट है 8 घंटे का 3000 रुपये। बाकी 1 जुलाई से नया एग्रीमेंट भी होना, तो 15% का हाइक भी आएगा। कैजुअल एम्प्लॉय जो कि एक तरह से अपने 15% है, क्योंकि परमानेंट वाले 85% है, 85% ये आप देख रहे हैं। तो 15% आपके 15% जड़े हैं वो कैजुअल एम्प्लॉय हैं, उनको मिलता है डेली 850। द वेज इज लिंक्ड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रेजेंटली इतना, एंड ये आगे बढ़ने वाला। तो भाई अब आप बहुत ध्यान से इसे बनाएंगे। तो फ्लेक्सी बजट बनाना है तो इन्होंने पिछला भी यहाँ दिखाया होगा कि पहले कैसे। देखो पहले तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि लाइक 15 ये 85% एम्प्लॉय परमानेंट वाले ये आगे, दिस इंटू 26 दिन इंटू 12 महीने इंटू 3000, क्योंकि एक दिन की शिफ्ट का 3000 मिलता। इसमें से 15% 900 इंटू 26 इंटू 12 महीने इंटू 850। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं सर इनकी, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ की, कि इनका क्या होगा। सर देखो, परमानेंट एम्प्लॉय का क्या होना वो आप पहले पढ़ चुके हो, उसमें गलत ना करना। वहाँ लिखा हुआ है कि भाई देखो परमानेंट एम्प्लॉय का वैसे तो 3000 है, बट एक नया एग्रीमेंट हो जाना है इम्प्लीमेंट, उस वजह से 15% बढ़ेगा। तो देखना क्या करता हूँ। 5100 इंटू दिस 6 महीने 3000, फिर 5100 26 दिन 6 महीने 15% बढ़ा दिया, 3000 प्लस 15%। बोलो भी ओके, यस सर। अब जो आपका ये कैजुअल वर्कर है, इसको 850 पहले मिल रहे थे, 850 पहले मिल रहे थे जब प्राइस इंडेक्स इतना था। अब ये इतने पे चला गया, तो इट्स सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग टाइप कर देते हैं। 850 डिवाइड बाई 165.17 पॉइंट, 173.59 पॉइंट पे कितना देना चाहिए चेक करते हैं। 850 डिवाइड बाय 165.17 मल्टीप्लाई बाय 173.59, सर 893.33 आ रहा। चेक 893.33। इस तरीके से कैजुअल एम्प्लॉय भी पे हो गए अपने। अब उसके बाद आती है जी पावर कॉस्ट। ये कहाँ से है सर, इधर कुछ अभी पता नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 को। पावर कॉस्ट फॉर द ईयर इज 42 लाख और 7 lakh unit, 1 unit is 1 kilowatt। 60% of power is used for production purpose, directly for production volume। रिमेनिंग एम्प्लॉय क्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए। तो पहले देखें जी 42 लाख रुपए का जो खर्चा पिछली बार का हुआ उसको उसने किस हिसाब से शो किया है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ ये भी देखना है कि डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन वॉल्यूम भी है 60%। तो ये देखना, ये 60% यहाँ लिखा, बाकी एम्प्लॉयज़ वाला यहाँ लिख दिया पावर कॉस्ट। अब ये वाला जो 60% वाला है ना, वो 112% हो गया। क्यों? क्योंकि भाई देखो वॉल्यूम 12% बढ़ा, तो ये साथ साथ ये भी 12% बढ़ गया। बाकी फिक्स्ड वाला फिक्स्ड ही है, टोटल पावर कॉस्ट इतनी आ जाती है। इससे रेट रूट भी निकाला हो इन्होंने पावर का, चलो कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे क्यों निकाला। देन उसके बाद और आगे अगर देखते हैं, पता नहीं क्या क्या अब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस क्या क्या चलने लग गया है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब टोटल पावर कॉस्ट 3 into 4 आप समझने की कोशिश करें कि भाई वो यही चीज़ लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये इस तरह यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल इतना आ जाएगा, वैसे तो वो ऐसे भी आ ही रहा होगा। ठीक है, ये पावर कॉस्ट आपकी फाइनल है। फिर सेफ्टी और मेंटेनेंस का खर्चा, कहता कंपनी का 6 लाख 60 लाख रुपए लगा था सेफ्टी मेंटेनेंस से। अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम, 12% बढ़ा दो फिर तो। चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल जी 12% बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद डीजल का खर्चा, 1,20,000 पे किया फॉर द परचेज ऑफ डीजल। कॉस्ट ऑफ डीजल विल अप बाय 15%। 15% डीजल की कॉस्ट बढ़ा देनी है आपने। तो ये जी आपका डीजल 1.2 है
तो बंदा कहता है सर डीजल तो 1.2 फिर यहाँ लिखा बढ़ाया नहीं इन्होंने। पढ़ते हैं सर कोई और कहानी है। कंपनी हैज पेड 120 फॉर द परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज्ड इन अ कार फॉर एडमिन पर्पस। कॉस्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज बाय 15%। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं सारा। During 2021, company has paid 6 lakh for car hire charges excluding fuel. In 2022, company has decided to reimburse the diesel cost to the car rental company. Doing this will attract 5% GST. ये इसमें शुरू में भी कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन में आया। आरसीएम पे जीधा क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलो जी, अब हम डीजल वाले पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं। परचेज ऑफ डीजल फॉर एडमिन पर्पस आया था, यहाँ पे हमने देखा 1.2 लगा। फिर उसके बाद जी यहाँ कोई कहानी सी लग नहीं रही, दिख नहीं रहा कि क्या है, उसके लिए बात करते हैं। 1.2 यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ते रहे आराम से। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज्ड इन कार हायर्ड फॉर एडमिन पर्पस। कॉस्ट ऑफ डीजल इतने परसेंट अप है। फिर आगे लिखा है कंपनी हैज पेड 6 लाख रुपए फॉर कार हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल। अभी वो ऐसे कह रहा है कि पिछले साल हमने 1,20,000 रुपए का डीजल परचेज किया, जो यूज किया उन गाड़ियों में जो एडमिन पर्पस के लिए यूज होती थी। और पिछले साल गाड़ी का किराया, जिस कंपनी से गाड़ी किराए पे ली, उसको किराया 6 लाख रुपए दिया। तो ये 1.2 का डीजल पिछले साल का और ये 6 लाख रुपए समझ आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अब करंट ईयर में ना हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। पहले समझो पिछले साल क्या था। पिछले साल हमने गाड़ी किराए पे ले रखी थी, डीजल खुद ही डलवाते थे, तो 6 लाख किराया था, 1.2 डीजल था। इस साल हमने कह दिया कि बेटा ऐसा है कि हम 6 लाख किराया भी दे देंगे, डीजल भी तुम ही डलवा दिया करो, हम रिम्बर्स कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पिछले साल जहाँ रिम्बर्समेंट नहीं है वहाँ रिम्बर्समेंट आनी शुरू होने लगी है। और 1,20,000 का डीजल 15% महंगा होके 1,38 हो गया। अभी जीएसटी कह रहा है बेटा महीने भी आना है, जीएसटी भी आ रहा है। तो जीएसटी जी 5% के हिसाब से इस पे लगाया गया है। वो आप चेक करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन बनाएं एक बार, क्या कैलकुलेशन बैठती है। ये पूरा टोटल जब आएगा देन इट विल अट्रैक्ट जीएसटी ऑन टोटल 0.369। यही भाई पॉइंट पहले भी था आरसीएम वाला, खाली हायर चार्जेस हैं तो नहीं है, विद डीजल है तो आपको आरसीएम पे जीएसटी देना पड़ेगा और उधर क्रेडिट नहीं है। बाकी डेप्शन इतनी है, इट विल बी लोअर बाय 15%। डब्ल्यूडीवी अप्रोच होगी तो डेप्शन यहाँ कम कर दी गई है, चेक कर लें, डेप्रिसिएशन सच वाकई में ही कम हुई है। इससे पिछले साल भी आप लॉस में थे, इस साल भी लॉस में लग रहे हैं, पर पहले से कम है। तो काफ़ी अच्छा आरटीपी है भाई, नहीं करके जाएंगे तो लॉस में रहेंगे, ध्यान रखना जरा। सारी क्वेश्चन काफ़ी कैंट है, अच्छे से करें, थ्योरी थ्योरी भी रूटीन है, एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाए। ठीक है जी, फिर बाकी अगले सब्जेक्ट्स कवर करते हैं अगले आरटीपीस में। अभी के लिए इतना ही।